गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 11वीं रसायन के अंतर्गत भौतिक रसायन में रासायनिक ऊष्मागतिकी के अंतर्गत हम दहन की एंथैल्पी का अध्ययन करेंगे। दहन की एंथैल्पी अभिक्रिया ऊष्मा का सेकंड प्रकार है। हमने पहले कक्षा में देख चुका है, पहले क्लास में हमने देखा है उदासीनीकरण की एंथैल्पी जो अभिक्रिया ऊष्मा का प्रकार है। उसी में अभिक्रिया ऊष्मा का प्रकार सेकंड दहन की एंथैल्पी है। दहन की एंथैल्पी, दहन का मतलब जलना, एंथैल्पी का मतलब गरम करना होता है या पूर्ण ऊष्मा होती है। ठीक है, हमने पहले पढ़ चुका है। ठीक है जी, आइए दहन की एंथैल्पी के बारे में पढ़ें। तो ईंधन को हम दहन कराते हैं तो उसमें ऊष्मा निकलती है। ईंधनों को दहन से क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है, जो हमारे दैनिक जीवन में अत्यंत आवश्यक है। हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं उसका। जैसे सिलेंडर, घर में खाना बनाते हैं, उस सिलेंडर की बात करें तो वहां क्या होती है? ऊष्मा निकलती है, ईंधन का दहन होता है। ईंधन क्या है? एलपीजी जो गैस है सिलेंडर में जो भरा रहता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उससे क्या होती है? ईंधन के दहन से क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है, जिससे हम क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हमारे दैनिक जीवन में दहन से प्राप्त होने वाली ऊष्मा का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, तो परिभाषा के दृष्टिकोण से देखें दहन की एंथैल्पी किसे कहते हैं। तो किसी पदार्थ के एक मोल के ऑक्सीजन अथवा वायु के आधिक्य में पूर्ण रूप से दहन होना, दहन की एंथैल्पी या दहन की क्या कहलाती है? ऊष्मा कहलाती है। ठीक है जी, है ना। किसी पदार्थ के एक मोल ऑक्सीजन अथवा वायु के आधिक्य में पूर्ण दहन निकाय की क्या कहलाएगी? एंथैल्पी कहलाएगी। ठीक, अब दहन होने के लिए वायु ऑक्सीजन जरूरी है कि नहीं है? किसी भी चीज को जलाते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है कि नहीं जलता है? ठीक है, तो समझ आ गया, है ना। मतलब एक मोल पदार्थ का दहन, है ना, किसके माध्यम से होता है? ऑक्सीजन और वायु, ऑक्सीजन या वायु के माध्यम से दहन होना या निकाय में परिवर्तन क्या कहलाता है? दहन की एंथैल्पी। ठीक है, अब हमको जैसे मैंने बताया दहन करने से हमको क्या मिलता है? ऊष्मा मिलता है, जिसको हम अपने दैनिक जीवन में क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर को भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? ठीक है, तो ये ऊर्जा हमको कहां से मिलती है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, इनका क्या होता है? अपघटन होता है। अपघटन होने के फलस्वरूप हमको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, जिससे हम कोई भी काम कर सकते हैं। बगैर ऊर्जा के तो कोई भी वर्क करना नामुमकिन है। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट का अपघटन ग्लूकोज में होता है। ठीक है, अब ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया होना। ठीक है, ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण होने के फलस्वरूप क्या होता है? देखें, ग्लूकोज का क्या देखें? विघटन C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज का सूत्र है इसका विघटन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में, है ना, जिससे ऊर्जा निकलती है। कितनी ऊर्जा निकलती है? -2900 कैलोरी। ठीक है,
इतनी किलो कैलोरी हमको क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है जी। ग्लूकोज का विघटन होता है जिसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है, जिसमें -2900 कैलोरी ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। ठीक है, जिसका उपयोग हम अपने जो भी वर्क करते हैं, हम अपने जैसे चलना फिरना या कोई भी काम करना, इसमें करते हैं। अब -2900 ऊर्जा क्या हो रही है, मुक्त हो रही है। मुक्त हो रही है इस वजह से माइनस में है। ठीक है, ये क्या है, ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया, इस वजह से क्या है, ये माइनस में है। ऊष्माशोषी में क्या होती है, प्लस में होती है, हमने देखा है पहले। ठीक है जी, है ना। तो इतनी ऊर्जा भाई आप देखिए, हम किसी चीज को जलाएंगे तो 2900 किलो जूल ऊर्जा निकलेगी, तो हमारा शरीर तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल जाएगा, है नहीं। एक साधारण टेम्परेचर है ना, जैसे अभी जैसे गर्मी के दिनों में देखते हो 40-45 डिग्री टेम्परेचर होता है, उसमें क्या होता है, शरीर क्या होता है, जलने लगता है कि नहीं लगता है। तो ये 2900 कैलोरी ऊर्जा तो हमारा शरीर, ये हमारे शरीर से क्या हो रही है, निकल रही है ना। तो ये तो हमारे लिए ठीक नहीं है ना। लेकिन ये जो ऊर्जा है वो क्या होती है, कई पदों में निकलती है। ठीक है, जिसके कारण ये हमारे शरीर के लिए क्या होती है, उपयोगी होती है। ठीक है, अब यहाँ एंजाइम के माध्यम से ऑक्सीकरण होता है ना, इसका क्या होता है, एंजाइम के माध्यम से ऑक्सीकरण होता है। ठीक है जी, आगे बढ़े और कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मीथेन का दहन कर सकते हैं, जैसे CH4। ठीक है, CH4 प्लस 2O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक, तो ये क्या होगा, इसका दहन कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 और H2O। इसमें एंथैल्पी परिवर्तन का मान कितना आएगा, -890 किलो जूल। ठीक है, तो इसमें भी देखिए मीथेन का क्या हो रहा है, यहाँ पर दहन हो रहा है। मीथेन के दहन होने से कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बन रहा है, पानी बन रहा है, जिसमें ऊर्जा मुक्त हो रही है -890 किलो जूल। ठीक है ना। अर्थात कोई भी पदार्थ का हम दहन कराते हैं तो वहां से क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक, अब यहां से दहन की एंथैल्पी से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, और जब भी आप कोई एंट्रेंस एग्जाम दो, PMT PAT जब आप दो, है ना, तो उसमें ये काम आता है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी जरूरी है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं इसके अंतर्गत। ये समझ आ गया। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, खाना पकाने वाले गैस के एक सिलेंडर में 11.2 किलोग्राम गैस भरी हुई है। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए मेरे साथ साथ। हुई है, यदि एक परिवार को भोजन पकाने के लिए
भोजन पकाने के लिए लगभग प्रतिदिन लगभग 15,000 किलो जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो बताइए, होती है तो बताइए सिलेंडर कितने दिन चलेगा? कितने दिन चलेगा? ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लिए। खाना पकाने वाले गैस के एक सिलेंडर में 11.2 किलोग्राम गैस भरी हुई है। यदि एक परिवार को भोजन पकाने के लिए प्रतिदिन 15,000 किलो जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो बताइए सिलेंडर कितने दिन चलेगा? ठीक, तो आइए इसको हल करते हैं। सिलेंडर की यहां बात हुई है, तो सिलेंडर में कौन सी गैस होती है ना? लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, जो क्या होती है? हाइड्रोकार्बन, है ना? हाइड्रोकार्बन होती है। तो ब्यूटेन, इसमें हाइड्रोकार्बन में क्या होती है? ब्यूटेन। ब्यूटेन के दहन से हमको क्या मिलती है? ऊष्मा मिलती है। ठीक है, ब्यूटेन के दहन से क्या मिलती है? ऊष्मा मिलती है। तो ब्यूटेन का दहन कैसे होता है उसको देखें। तो ब्यूटेन सूत्र होता है C4H10, मालूम है? C4H10, इसका दहन हो रहा है 13/2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या हो जाएगा? पानी में बदल जाएगा, जिससे ऊर्जा कितनी मुक्त होती है? ऊर्जा या एंथैल्पी परिवर्तन होगा -2658 किलो जूल। ठीक है ना? ब्यूटेन का दहन होने से एंथैल्पी परिवर्तन या ऊष्मा मुक्त होती है -2658 किलो जूल। ठीक, इसके बाद आइए तो ब्यूटेन का दहन होने से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का निर्माण होता है, जिसमें 2658 किलो जूल ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, इसमें ये पानी की जो मात्रा है वो 3 नहीं होगी, 5 होगी। ठीक, इसको हल करने के लिए हमको ब्यूटेन का आणविक द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको मालूम है ब्यूटेन का अणु सूत्र क्या होता है? ब्यूटेन का अणु सूत्र C4H10। इसका हमको आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो आणविक द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12 से ये 4 भाग कार्बन है, उसका गुणा हो जाएगा। तो 12 गुणित 4, कार्बन और हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इस वजह से प्लस होगा। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान
एक मानेंगे, एक लेके चलते हैं क्योंकि 1.008 होता है, उसको एक मानते हैं, है ना। तो 1 से 10 का गुणा हो जाएगा 1 × 10। इसको हल करेंगे तो 12 चौक 48 प्लस 10 बराबर ये आता है 58, सॉरी ये आता है 58 किलोग्राम, ये आएगा। ठीक है, ठीक जी, है ना। इस तरह से हमने ब्यूटेन का क्या निकाला, आणविक द्रव्यमान। ठीक, आगे देखें। हमने ब्यूटेन का आणविक द्रव्यमान निकाला। इसके बाद हमने कितना निकाला, 58 किलोग्राम नहीं होगा, ग्राम होगा, सॉरी, है ना। किलोग्राम नहीं आता, ग्राम में आता है। ठीक है, तो 58 ग्राम होगा, उसको सुधार लेंगे। 58 ग्राम ब्यूटेन के दहन से 58 ग्राम ब्यूटेन के दहन से 2658 किलो जूल ऊष्मा क्या होती है, मुक्त होती है ना। 58 ग्राम ब्यूटेन के दहन से कितना, 2658 किलो जूल ऊर्जा क्या होती है, ऊष्मा मुक्त होती है। अतः 11.2 किलोग्राम ब्यूटेन के दहन से प्राप्त ऊष्मा निकाल लेते हैं। 11.2 किलोग्राम ब्यूटेन के दहन से प्राप्त ऊष्मा क्या हो जाएगा, ये बराबर 11.2 किलोग्राम ब्यूटेन के दहन से प्राप्त ऊष्मा हो जाएगी आपकी 2658/58 गुना आपका 11.2 गुणित 1000 से गुणा करेंगे। किलोग्राम को हम चेंज करेंगे, ठीक है, किलोजूल में चेंज करने के लिए इसको 1000 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ये किलोजूल। ठीक है ना। अब परिवार को प्रतिदिन कितना ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, कितनी ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, 15,000 किलोजूल। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे परिवार को प्रतिदिन 15,000 किलो जूल ऊर्जा की या ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक है, या जरूरत पड़ती है। ठीक, अतः 11.2 किलोग्राम ब्यूटेन से भरा सिलेंडर, ब्यूटेन से भरा सिलेंडर चलेगा, है ना। कितने दिन चलेगा वो हम देख लेते हैं, कितने दिन चलेगा। 11.2 यही निकालना है हमको, है ना। 11.2 किलोग्राम ब्यूटेन के से भरा सिलेंडर कितने दिन चलेगा, इसकी गणना हमको करनी है। तो क्या हो जाएगा, 2658/58 गुना 15,000 किलो जूल, है ना, इंटू आपका 11.2 इंटू 1000, 1000। ठीक
है ना। अब इसको हल करें, ठीक है, यही हल कर लेते हैं, है ना। यहां से ये आपका कैंसल हो जाएगा, ठीक। तो आपका 2658 इंटू 11.2 बटा आपका 58 इंटू 15 आएगा। इसको हल करके देखिए कितना आता है, ठीक है। लगभग ये आएगा 34 दिन, लगभग ये आता है 34 डेज, है ना। मतलब आपका 11.2 किलोग्राम ब्यूटेन से भरा सिलेंडर 34 दिन चलेगा। इसी प्रकार से हम दूसरे जो न्यूमेरिकल प्रश्न है, संख्यात्मक प्रश्न हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दहन ऊष्मा के अंतर्गत न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। समझ आ गया, ये आगे बढ़े, ठीक है। इसके बाद हम अभिक्रिया ऊष्मा का तीसरा प्रकार देखते हैं, संभवन की एंथैल्पी। तीसरा प्रकार है संभवन की एंथैल्पी, जिसको संभवन ऊष्मा भी कहा जाता है। संभवन की एंथैल्पी, जिसको संभवन ऊष्मा भी कहा जाता है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो संभवन की एंथैल्पी क्या है उसको समझ लें। तो किसी पदार्थ की संभवन ऊष्मा वह एंथैल्पी परिवर्तन है, ठीक है। किसी पदार्थ की संभवन ऊष्मा वह एंथैल्पी परिवर्तन है जो उसके अवयवी तत्वों की अवयवी तत्वों की मानक अवस्था से 1 मोल पदार्थ के निर्माण होने से होती है, ठीक है। क्या मानक अवस्था से 1 मोल पदार्थ निर्माण होने से होती है ना। 1 मोल पदार्थ के निर्माण होने से होती है। अब मानक अवस्था किसे कहेंगे? मानक अवस्था है ना, मैंने पहले भी बताया था, जिसमें टेम्परेचर क्या हो, ताप 25 सेंटीग्रेड हो और एक वायुमंडलीय दाब हो, 1 एटम दाब या एक वायुमंडलीय क्या हो, दाब हो, ठीक है। ये मानक अवस्था कहलाता है, ठीक है जी। मानक अवस्था अर्थात हमने परिभाषा क्या दिया, किसी पदार्थ की संभवन ऊष्मा वह एंथैल्पी परिवर्तन है जो उसके अवयवी तत्वों, है ना। अवयवी तत्व का मतलब क्या होता है? अभिकारक से मतलब है जुड़ने में, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, है ना, उससे मतलब है अवयवी तत्वों का। उस अवयवी तत्वों की मानक अवस्था से 1 मोल पदार्थ के निर्माण होने से होती है, ठीक है। जैसे अपन उदाहरण देखें, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की संभवन एंथैल्पी देखें तो जैसे कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन ग्रेफाइट कहते हैं, है ना। तो इसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अभी गैसेस स्टेट में रहेगा। इसमें एंथैल्पी का मान या ऊष्मा मुक्त होगी, एंथैल्पी परिवर्तन होगा -394 किलो जूल, ठीक है, पर मोल होती है, किलो जूल पर मोल होगी, ठीक। और एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे पानी, है ना, पानी का बनना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग होने से क्या पानी का बनना, तो H2 प्लस हाफ ऑक्सीजन हाफ O2, ये हो जाएगा H2
लिक्विड फॉर्म में आएगा, ये पानी है ना, एल फॉर्म में। ये तो क्या है, गैसियस है, गैसियस स्टेट में है, ठीक है जी। तो इसमें जो एंथैल्पी परिवर्तन या मुक्त ऊष्मा कितनी होती है, -286 किलो जूल, -286 किलो जूल होगी, ठीक। इतनी ऊष्मा क्या होगी, मुक्त होगी। तो समझ आ गया, संभवन की एंथैल्पी किसे कहते हैं, या संभवन ऊष्मा है ना, किसे कहते हैं। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन हर साल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान से समझिए क्या होता है। तो किसी पदार्थ की संभवन ऊष्मा वह एंथैल्पी परिवर्तन है जो उसके तत्वों की मानक अवस्था से 1 मोल पदार्थ के निर्माण होने से होती है, ठीक। समझ आ गया, ठीक। इसमें हम आगे बढ़े, संख्यात्मक प्रश्न देखते हैं इसमें। इसमें अपन हम संख्यात्मक प्रश्न देखें तो जैसे उदाहरण लेते हैं, उदाहरण पहला, निम्न आंकड़ों से संभवन ऊष्मा की गणना कीजिए, है ना, या बेंजीन की संभवन ऊष्मा की, बेंजीन की निकालेंगे अपन, बेंजीन की संभवन ऊष्मा की गणना कीजिए। प्रश्न के अंतर्गत आएगा C+O2, ये आपको दिया रहेगा, है ना, C+O2 CO2, इसमें ΔH का मान आपका होगा -97 किलो कैलोरी, ठीक। उसी प्रकार पानी H2 प्लस हाफ O2 इक्वल टू आपका H2O, ये दिया रहेगा ΔH बराबर -68 किलो कैलोरी, ठीक। इसके बाद प्रश्न में बेंजीन की दहन ऊष्मा दिया हुआ है -783 किलो कैलोरी, ठीक। ये आपको प्रश्न में मिलेगा, है ना, ठीक। क्या बोलता है प्रश्न, निम्न आंकड़ों में, यहां में जोड़ लेंगे, निम्न आंकड़ों में से बेंजीन की संभवन ऊष्मा की गणना कीजिए, है ना। निम्न आंकड़ों में से बेंजीन की संभवन ऊष्मा की गणना कीजिए। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, इसमें ऊष्मा जो मुक्त हो रही होती है -97 किलो कैलोरी, ठीक है। यहाँ पानी का बनना, इसमें जो ऊष्मा मुक्त हो रही है -68 किलो कैलोरी, और बेंजीन की दहन ऊष्मा दिया है -787 किलो कैलोरी, ठीक। इसको हल करें अब आगे, है ना, हल करें, तो यहां पर बेंजीन की दहन ऊष्मा दिया है ना, बेंजीन की क्या दिया है, दहन ऊष्मा दिया है। तो समीकरण दिया है क्या, नहीं दिया, तो समीकरण को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। बेंजीन की दहन समीकरण, बेंजीन की दहन समीकरण होगा क्या, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 प्लस, है ना, हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करवाते हैं तो ये 6CO2 प्लस आपका 3H2O में बदल जाता है,
ठीक, यहां पर दिया है इसकी दहन उष्मा डेल एच का मान दिया हुआ है -787 किलो कैलोरी। ठीक, ठीक है, समझ आया ये। इसमें जो है एक चीज और याद रखेंगे, ये जो डेल एच मैं लिख रहा हूं है ना, संवहन उष्मा को डेल एच एफ से भी दर्शा सकते हैं, है ना, दर्शाते हैं, एफ ऐसा करके लिखते हैं डेल एच एफ। इसका मतलब क्या होगा, संवहन उष्मा, है ना, संवहन की एंथैल्पी सभी जगह लिखा रहता है लगभग, हाँ, ये एफ डेल एच एफ। ठीक है, तो इसको बताना भूल गया था मैं, है ना, तो इसको याद रखेंगे कि संवहन की एंथैल्पी को किससे दर्शाते हैं, जो उसका मान लिखते हैं उसको डेल एच एफ से। ठीक, तो ये बेंजीन का दहन समीकरण, ठीक है, समझ आया ये बेंजीन का दहन समीकरण। आगे बढ़े, ठीक है, इसको मिटा देते हैं इसको। ठीक, ये हल से आगे का है ना, हल जो हमने किया है ना, बेंजीन दहन उष्मा समीकरण लिखा हुआ है उसके आगे, है ना, इसको फिर लिखना पड़ेगा, इस वजह से मैंने इसको नहीं मिटाया, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसको फिर लिखेंगे एक बार दोनों समीकरण को और लिख लीजिए, है ना, और इसको आप पहला समीकरण मानिए, इक्वेशन फर्स्ट मानिए, और इसको इक्वेशन क्या मानिए, सेकेंड। ठीक, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मानते हैं और इसको इक्वेशन क्या मानते हैं, सेकंड। एक बार और लिख लीजिए आप, इस समीकरण और इस समीकरण को लिख लीजिए। हो गया, ठीक। हाँ, अब आगे देखिए, हम समीकरण 1 को 6 से गुणा करेंगे, समीकरण 1 को 6 से गुणा करेंगे, ठीक, और समीकरण 2 को 3 से गुणा करके जोड़ने पर लिखें, गुणा कीजिए समीकरण 1 को 6 से गुणा, पहले समीकरण 1 को कीजिए 6 से गुणा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 6 कार्बन प्लस 6 O2 इक्वल टू, है ना, 6 CO2 होगा। ठीक है, और इसका मान डेल एच संवहन की एंथैल्पी का मान कितना आएगा, 6 से इसको गुणा कीजिए, 6 सत्ते 42, है ना, 6 सत्ते 42 होगा, और 9 6 का आपका आएगा ये, सॉरी, इसको गुणा कर लीजिए, 6 सत्ते 42 का 2, हासिल आया 4, 6 6 का 36, और 6 सत्ते 42, 6 48, ये 54 आएगा, है ना, 54 और ये 4 58, ये आपका 582 आएगा। ठीक है, तो यहाँ इसको लिख लीजिए, -582 किलो कैलोरी। ठीक, इसके बाद आप इस समीकरण को 3 से गुणा कीजिए, है ना, 3 से गुणा करेंगे तो 3 का गुणा 2 के साथ भी होगा, है ना। ठीक है, तो अपन तो पहले ऐसी 3 से 3 करके पहले लिख लेते हैं, तो 3H2 प्लस ये एक ऊपर वाले के साथ गुणा होगा, 3/2 हो जाएगा, O2 और ये 3H2O। ठीक, डेल एच एफ इसका आएगा
3 से गुणा कीजिए, 8 तिया 24, 24 का 4 हासिल आया 2 और 6 त्रिक 18, 18 और 2 20, है ना, ये 204 माइनस किलो कैलोरी। ठीक, गुणा कर लिए। अब गुणा करने के बाद इसको हम जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़िए। यहां पर देखिए 6 कार्बन है ना, और यहां कार्बन है क्या, है ना। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से जोड़ेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां कार्बन है, नीचे वाले में कार्बन है कहीं नहीं है ना, तो कार्बन का कार्बन लिखेंगे, 6 कार्बन। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन, यहां भी ऑक्सीजन है, ये दोनों जगह ऑक्सीजन है तो ये दोनों जुड़ेगा। लेकिन यहां हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे 3H2। ठीक है, इसको जैसे का तैसा उतार देंगे। अब इसको जोड़िए, 6 भाग ऑक्सीजन O2 और 3/2 भाग O2। इसको जोड़ते हैं, 6 भाग O2 है और कितना है, इसको साइड में जोड़ लीजिए, 3 भाग प्लस 3 भाग O2 है। ठीक, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये O2 हटा दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, ये इसका लघुत्तम निकालेंगे तो आएगा 2 और ये 12 प्लस 3, है ना, मतलब 15/2। कितना आएगा, 15/2 प्लस ये आपका आएगा 15/2 O2। ठीक है ना, इक्वल टू, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, नीचे कार्बन डाइऑक्साइड है क्या, नहीं है ना, तो इसको ये हो जाएगा 6CO2 प्लस 3H2O, है ना, और ऊपर भी H2O नहीं है तो जैसे का तैसा उतार देंगे इसको। अब इसको जोड़ेंगे, del HF बराबर, del HF बराबर, इसको जोड़िए, ये माइनस माइनस में है, जुड़ेगा ये, है ना, जोड़कर बड़ा माइनस बनाता है ना, माइनस क्या होगा, 4 और 2 6 और 8 0 8 और 5 और 2 7, माइनस 786 किलो कैलोरी। ठीक, हमने क्या किया, समीकरण 1 को 6 से गुणा किया और समीकरण 2 को 3 से गुणा करके जोड़े। यहां पर 6 से गुणा और 3 से गुणा क्यों किए, ये भी बात आती है ना, क्योंकि बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6। ठीक है, इस वजह से इस कार्बन को 6, ये वाला जो कार्बन है ना, इसको 6 भाग बनाने के लिए अपन क्या किए, 6 से गुणा किए। और इसको देखिए, आपका ये जो है ऑटोमेटिक क्या है, 2 तो यहां पहले से है, इस वजह से इसको क्या किए, 3 से मल्टीप्लाई किए। समझ में आया बात, क्योंकि ये समझ आ गया ना। वैसे ही आपका जैसे कार्बन डाइसल्फाइड है ना, जैसे आप और अदर एग्जांपल देखेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड बोले तो 2 से गुणा होगा। ठीक जी, ठीक, यहां तक समझ आ गया है ना। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण में, है ना, जो बेंजीन का दहन समीकरण है उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक, ऊपर लिखते हैं इसको, बेंजीन का हमने दहन समीकरण क्या लिखा था, C6, है ना, C6H6, क्या लिखा था, C6H6 प्लस 7 लिखा था, है ना, सुधार लेंगे उसमें, है ना, हम वहां पर मिस्टेक किए थे, वहां पर सुधार लेंगे। यहां पर होगा ऑक्सीजन की जो मात्रा होगी वो होगी कितनी, 7, 7 से ही 1/2, मतलब वही लगभग कितना आएगा, 7 दूनी 14 1 15, 15/2 कर लेंगे। ठीक है, 15/2 कर लेंगे, या तो 7 से ही 1/2, यहां पर सुधार लेंगे, हमने मिस्टेक किया था। ठीक है,
ठीक जी, सुधार लिए, आगे बढ़े तो 6CO2 प्लस आपका 6CO2 और ये था 3H2O, और वहां पर डेल एच एफ उष्मा जो मुक्त हुई थी वो -783 किलो कैलोरी। ठीक, बेंजीन का दहन समीकरण ये था, है ना, यहां पर मिस्टेक था, उसको सुधार लेंगे आप, मिस्टेक था। ठीक है, अब हमारे पास जो समीकरण क्या आया, ये जो समीकरण है ये हमारे पास आया हुआ है, इसके साथ क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो लिख लेंगे, इसको लिख लीजिए 3H2 प्लस 15/2 O2 इक्वल आपका 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3H2O, और डेल एच एफ का मान यहां आया हुआ है -786 किलो कैलोरी। ठीक, ठीक है, यहां तक हो गया, है ना। ये दोनों को घटाने पर, है ना, बेंजीन का दहन उष्मा समीकरण है ना, ये दोनों को अपन क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। यहां पर लिख लीजिए घटाने पर। ठीक, अब बेंजीन की जो दहन उष्मा समीकरण है उसको समीकरण 3 भी मान सकते हो, है ना, जैसे हमने पहला दूसरा मान के चला कि नहीं चला, है ना। तो बेंजीन की दहन उष्मा समीकरण को आप 3 मान लीजिए। 3 में ये जो आया समीकरण, हम फर्स्ट समीकरण और दूसरा समीकरण को जोड़ने के बाद जो समीकरण आया, इसको हम 4 मान ले यदि, है ना, तो 3 में 4 को क्या करने पर, घटाने पर। ठीक है, ऐसा भी आप लिख सकते हो। ठीक जी, तो घटाइए, चलिए घटाएंगे तो ये क्या आएगा, यहां से ये 7 दूनी 14 और 1 15, ये 15/2 होगा ना, इस सही बट्टा को आप तोड़ोगे तो क्या होगा, 15/2। तो घटाएंगे तो दोनों, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, होगा, इधर से ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये है ना। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड 6 भाग, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड 6 भाग, 3 भाग पानी, 3 भाग पानी। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या आपके पास, उसको लिखिए 6 भाग कार्बन प्लस 3 भाग H2। ठीक, और ये दोनों को, है ना, दोनों के अभिक्रिया होने पर क्या बनता है, बेंजीन बनता है ना। ठीक है, बेंजीन बनता है कि नहीं बनता है भाई, कार्बन और हाइड्रोजन के योग से क्या बनता है, बेंजीन, दोनों की अभिक्रिया कराने से कार्बन और हाइड्रोजन C6H6। अब इनके जो संभवन एंथैल्पी जो है, जैसे इसका -783 KCl है और ये -786 KCl है, दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो घटाने पर क्या आएगा, घटाइए, है ना, जनरली इसको ऊपर लिखना था 786 और 783, है ना, आगे पीछे कर दिया अपन, चलेगा वो। 6 में 3 गया 3, है ना, 8 में 0 और ये कट जाएगा। ठीक, ठीक है जी, ये माइनस में आएगा, माइनस क्या है, बड़ा है। ठीक, ये आपका आएगा, ये दोनों कट जाएगा और ये 3 है ना 0 KCl, है ना, किलो कैलोरी। ठीक है, ये आपको प्राप्त होगा। ठीक, तो हमारा प्रश्न क्या था कि बेंजीन की संभवन ऊष्मा की क्या कीजिए, निम्न आंकड़ों से बेंजीन की संभवन ऊष्मा की गणना कीजिए। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। ठीक, हमने क्या किया, जो पहला समीकरण दूसरा समीकरण दिया था, पहला समीकरण को 6 से गुणा किया, दूसरा समीकरण को 3 से गुणा किया, दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ने के बाद जो बेंजीन
कि दहन समीकरण था, है ना, उसके साथ उसको क्या कर दिया, घटा दिया, घटाने पर यह आंसर आता है। ठीक, इसी प्रकार आप दूसरे प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया? तो आज हमने क्या क्या देखा, दहन की एंथैल्पी, दहन की एंथैल्पी के अंतर्गत भी संख्यात्मक प्रश्न देखे, और हमने संभवन की एंथैल्पी अर्थात संभवन ऊष्मा, जो आपका मोस्ट आईएमपी है, आता है, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।